नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के चलिए उसको शुरू करते हैं। गुजरात सरकार द्वारा 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू की गई नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की एक छात्रा को प्रदान की जाने वाली कुल वित्तीय राशि कितनी है? कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसमें ये दिया जाएगा 50,000 रुपये। कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपये। ये गुजरात सरकार की योजना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। 9 से 12 तक की छात्राओं को 4 वर्षों में कुल 50,000 दिए जाएंगे। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में दिए जाएंगे। और 9 और 10 के लिए 20,000 रुपये और 11 और 12 के लिए शेष राशि जो 30,000 रुपये बचेंगे वो 11-12 में दिए जाएंगे, इकट्ठा नहीं दिए जाएंगे। परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये पात्रता की शर्त है। और छात्रा सरकारी या सहायता प्राप्त या विशिष्ट निजी स्कूल में पढ़ रही हो। एलिमिनेशन टेक्निक अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमको केवल कक्षा 9-10 का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो 20,000 रुपये, लेकिन अगर संपूर्ण 4 वर्षीय चक्र के लिए पूछा जाए तो 50,000 रुपये, 11-12 का पूछा जाए तो 30,000 रुपये, है ना। बजट आवंटन 1250 करोड़ रुपए किया गया है। लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 12 लाख से अधिक है। ये पूरा आप ध्यान रखिएगा। बारामती हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना में किस विशिष्ट विमान मॉडल और पंजीकरण का विमान शामिल था जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया? आप सोच के देखिए कितनी बड़ी ये घटना हुई है। और ये जो विमान था वो था लियर जेट 45, लियर जेट 45। और इसका जो रजिस्ट्रेशन था, पंजीकरण था, वो VT SSK था। ये बहुत ही दुखद एक घटना घटी। तो पंजीकरण भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बारामती निर्वाचन क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते थे अजीत पवार। ये इंपॉर्टेंट है। और 91 से 7 बार विधायक वहां के बन चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से इनको जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और राज्य सरकार ने इस घटना के बाद महाराष्ट्र में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की, है ना। VSR एविएशन के द्वारा इस विमान का संचालन किया जा रहा था। ठीक है। अब अधिकतर जो वीआईपी दुर्घटनाएं होती हैं तो विमान मॉडल या पंजीकरण का कोड अगर पूछा जाता है आपसे, जैसे सीडीएस विपिन रावत का मामला था तो उसमें पूछ लिया गया था कई परीक्षाओं में। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि दुर्घटना उड्डयन सुरक्षा मानकों और वीआईपी यात्रा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल उठाती है। तो ऐसे लोग जब सुरक्षित नहीं है तो एक सामान्य जनता की बात हम कैसे करें? बात आप ये सोचिएगा। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को किस विशिष्ट श्रेणी में 2025 में वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस श्रेणी के लिए इनको चुना गया है? तो नैदानिक उत्कृष्टता के लिए या अकादमिक जगत से परे प्रभाव के लिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार के लिए, किसके लिए चुना गया है? तो अकादमिक जगत से परे प्रभाव के लिए इनको चुना गया है। और इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया की श्रेणी में पहले और एकमात्र भारतीय हैं ये चंद्रकांत लहरिया, ये पुरस्कार पाने वाले। 2000 से अधिक वैश्विक नामांकन के बीच में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। उनका मुख्य कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, टीकाकरण प्रणाली, मातृ स्वास्थ्य के लिए सशस्त्र नगद हस्तांतरण, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, इस पर आधारित रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पॉलिसी पे काम किया है, उन्होंने टीकाकरण प्रणालियों पे काम किया है, मातृ स्वास्थ्य के लिए जो हस्तांतरण है इस पर काम किया है। और ये WHO के साथ भी जुड़े रहे हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता के रूप में ये सक्रिय है। अब जो वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जिनका कार्य नीति निर्माण और वास्तविक दुनिया में लागू होने वाला होता है, नीति निर्माण से संबंधित होता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। समान सहमति दिशा निर्देशों में संशोधन के अनुसार रेड कैटेगरी के उद्योगों के लिए प्रसंस्करण समय सीमा 120 दिनों से घटाकर कितनी कर दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी कर दी गई है ये समय सीमा? तो 120 दिनों से घटाकर इसको 90 दिन कर दिया गया है। कितने दिनों के कर दिया गया है? 90 दिन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और जब जैसे ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो
आप लोग जैसे ये लगता है ना कि कुछ गैस करते हैं, अगर इसको पहले से तैयार रखें तो गैस नहीं करना पड़ेगा। व्यापार सुगमता, 1 मिनट, व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 के तहत यह संशोधन किया गया है। और सबसे प्रदूषणकारी जो रेड कैटेगरी है, उद्योगों के लिए आवेदन प्रसंस्करण की समय सीमा 120 से घटाकर 90 दिन कर दी गई है। समेकित सहमति और प्राधिकरण का ये एक महत्वपूर्ण परिचय है जो आवेदकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। कोई भी चीज में जब सिंगल विंडो सिस्टम आता है यानी कि उसका क्लियरेंस जल्दी होता है, कोई भी जो लाल फीताशाही है टाइम लगना ये कम हो जाता है। एमएसएमई के लिए एक विशेष राहत दी गई है जिसके तहत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापना की सहमति स्वप्रमाणन के माध्यम से स्वतः प्रदान की जाएगी। अब जैसे ये जो सुधार है, ये सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरण अनुपालन के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जब भी ऐसे सुधार किए जाएंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उससे सुधरेगा, हमारा सूचकांक सुधरेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात क्या है कि आप कहीं पर भी कोई काम करने जा रहे हैं तो आसानी से आपका काम हो जा रहा है। हाल ही में जिनकी 161वीं जयंती मनाई गई, उन लाला लाजपत राय के ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, भारत या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? तो ये थी लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने उसी समय लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो बीमा कंपनी है उसमें जब इन्होंने इसको शुरू किया, एक्सट्रीमली सॉरी, और उसके साथ एक सवाल और आपने पहले भी देखा होगा कि पीएनबी के संस्थापकों में भी वो शामिल रहे। केवल इसको ही नहीं शुरू किया था, पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके संस्थापकों में भी ये शामिल रहे। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी। कब की थी? 1921 में। और लोक सेवकों का एक समर्पित कैडर इन्होंने तैयार किया था। लाल बाल पाल की बात की जाती है। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन बताएगा, कौन बताएगा? तो ये एक उग्रवादी तिकड़ी थी। ठीक है, और 1928 में जब सामन कमीशन आया था तो उसी के विरोध के दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई और लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ओरिएंटल और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना अलग अलग समय पर अन्य संस्थानों द्वारा की गई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, तो ये ध्यान रखिएगा लक्ष्मी इंश्योरेंस ये लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू की गई थी। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली का विषय क्या था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका विषय था राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठा युवा, है ना? राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठ युवा। निष्ठा क्या? ये कर्तव्य निष्ठ युवा। राष्ट्र प्रथम और कर्तव्य निष्ठ युवा, तो ये थीम थी इस बार की। 898 महिला कैडेटों रही, कुल 2406 कैडेटों ने भाग लिया इसमें, और नारियों की संख्या इसमें बढ़ रही है। रैली में 21 मित्र देशों के 207 युवा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। ये रक्षा कूटनीति, जैसे दो देशों के रक्षा वाले लोग आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? रक्षा कूटनीति। और रक्षा मंत्री ने एनसीसी को देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या कहा उन्होंने? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा। और एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। लेकिन वार्षिक रैली की थीम हर साल अलग होती है, तो वो इस बार थी राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा। और वैसे एनसीसी एकता और अनुशासन ये थीम रखता है। रेगुलर जो उसकी थीम है, आदर्श वाक्य जो उसका है, मतलब थीम क्या, आदर्श वाक्य जो है वो एकता और अनुशासन है। यूरोपीय संघ की किन दो अन्य एशियाई देशों के साथ पहले से ही सुरक्षा और रक्षा साझेदारी है जो हाल ही में भारत के साथ हस्ताक्षरित साझेदारी के समान है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो एक इसकी जापान के साथ है और जापान के साथ दूसरा दक्षिण कोरिया, जापान एंड साउथ कोरिया। देखिए सब विकल्प जापान सब में है, नहीं एक में नहीं है, दो में है जापान, जो में दो में। तो दक्षिण कोरिया और जापान इनके साथ पहले से ही है यूरोपीय संघ के। भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी को अभी एक ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत से पहले यूरोपियन यूनियन इसी तरीके की साझेदारी जापान और साउथ कोरिया इन दोनों के साथ कर चुका है ना? और ये तीसरा एशियाई देश भारत बना है। अभी कौन सा देश है भारत? ये थर्ड एशियाई देश है।
अब उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, रक्षा आपूर्ति, ये सारे काम इसमें होंगे। और ये समझौता यूरोपीय संघ के रीआर्म इनिशिएटिव में भारतीय उद्योग की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है। वैश्विक स्तर पर देखें तो ये समझौता भारत की रूसी सैन्य हार्डवेयर पर निर्भरता कम करेगा और यूरोप के रणनीतिक स्वायत्तता लक्ष्यों के अनुरूप होगा। यूरोप से देखिए, हमेशा कई ऑप्शंस जब रहते हैं तो देश की माना जाता है कि जो रणनीतिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, सामरिक स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे वो व्यापार की बात करें, चाहे वो हम एक पे निर्भरता हमारी नहीं है। मान लो रूस पे हमारी निर्भरता ज्यादा है और एक समय रूस के साथ हमारे कुछ संबंध बिगड़ जाए तो समस्या होगी ना। तो इसलिए भारत क्या कर रहा है, अपना अलग अलग संबंध बना रहा है, जिससे कि कोई ये ना समझे कि ये हमारे ही बल पे है। ARCI शोधकर्ताओं ने नए उच्च वोल्टेज सुपर कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रोड सामग्री का उत्पादन करने हेतु किस विशिष्ट रासायनिक अग्रदूत का उपयोग किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये इन्होंने किया है 1,2 प्रोपेंडियोल, 1,2 प्रोपेंडियोल का उपयोग किया है। ARCI के शोधकर्ताओं ने क्या किया है? 1,2 प्रोपेंडियोल का उपयोग किया है ना। अब देखिए, ये इसका उपयोग करके छिद्रपूर्ण ग्राफीन कार्बन नैनो कंपोजिट विकसित करेंगे। मतलब इन्होंने किया है 1,2 प्रोपेंडियोल का उपयोग करके एक नया सुपर कैपेसिटर 3.4 वोल्ट पर यह काम करेगा, ऐसा इन्होंने बनाया है। और ये मानक सुपर कैपेसिटर 2.5 से 3 वोल्ट की तुलना में बहुत अधिक वोल्टेज क्षमता प्रदान करता है। इसमें 17,000 वाट पर केजी की उच्च शक्ति घनत्व है और ये 15,000 चक्रों के बाद भी 96% प्रदर्शन बरकरार रखता है। उत्पादन प्रक्रिया में हाइड्रोथर्मल कार्बनीकरण तकनीक का उपयोग किया गया है जो 300 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंचता है तो वो टेक्निक हाइड्रोथर्मल कार्बनीकरण तकनीक का प्रयोग किया गया है। ग्राफीन ऑक्साइड अंतिम उत्पाद का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अग्रदूत के रूप में 1,2 प्रोपेंडियोल का उपयोग। तो मान लो अगर ग्राफीन ऑक्साइड आपको दिया जाए कि ग्राफीन ऑक्साइड का उपयोग किया गया, तो ग्राफीन ऑक्साइड ठीक है, वो मतलब अंतिम उत्पाद का हिस्सा हो सकता है, दिस द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट यहाँ पर उत्पादन करने के लिए विशिष्ट जो प्रेसिकर्सर का उपयोग किया गया है, तो वो जो प्रिकर्सर है वो क्या है? वो 1,2 प्रोपेंडियोल है, 1,2 प्रोपेंडियोल है, ये ध्यान रखना है। आयुष मंत्रालय ने एक समर्पित आयुष स्टोर फ्रंट की मेजबानी के लिए किस त्वरित वाणिज्य मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? तो ये जैप्टो के साथ इन्होंने किया है। किसके साथ? जैप्टो के साथ ये समझौता किया है। ठीक है। ये अनुराग शर्मा और कैवल्य बोहरा, कैवल्य बोहरा जो है वो इसके जैप्टो के CEO हैं और अनुराग शर्मा जो है ये इसके आयुष एक्स जो है उसके CEO हैं। कैवल्य बोहरा ये CEO जैप्टो हैं। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी, इन सबको मिला के ये आयुष की जो बात हम करते हैं, तो आयुष एक्सी और जैप्टो के ने ये आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। और इस साझेदारी के तहत जैप्टो प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयु स्टोर फ्रंट ये बनाया जाएगा, आयुष स्टोर फ्रंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी वो गुणवत्तापूर्ण होंगी, यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी वो प्रमाणित रहेंगी। आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्ध, यूनानी, इनके बारे में प्रमाणित जानकारी और त्वरित पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आयुष एक्सी की स्थापना अप्रैल 2022 में गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव समिट के दौरान हुई थी। जैप्टो के CEO ये कैवल्य बोहरा जो हमने बताया है और ये इसके अध्यक्ष हैं अनुराग शर्मा, जो आयुष एक्सी है तो इसके अध्यक्ष है अनुराग शर्मा। अगली पीढ़ी की जैव प्रौद्योगिकियों, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों, जैव नहीं, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए भारत यूरोपीय संघ सहयोग के तहत भारत 6G अलायंस ने किस यूरोपीय संस्था के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी संस्था है? तो यह है 6G इंडस्ट्री एसोसिएशन, 6G इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसके साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 6G SNS इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना,
इनके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अगली पीढ़ी के दूरसंचार तकनीक के लिए। और इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? लचीला 6G नेटवर्क विकसित करना, वैश्विक मानकों का सामंजस्य स्थापित करना। और ये साझेदारी भारतीय यूरोपीय संघ रणनीतिक एजेंडा 2030 का हिस्सा है, जिसे 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। नई दिल्ली घोषणा पत्र के तहत 6G को वैश्विक सार्वजनिक हित के रूप में मानने का आह्वान किया गया है। किस घोषणा पत्र के तहत? नई दिल्ली घोषणा पत्र के तहत। और यह समझौता आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सुनिश्चित करने और विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। ऐसे करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो कई बार आपको लगता है नए सवाल है, कई बार आपको लगता है अरे ऐसा तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब आप रोज रोज ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और आपके क्वेश्चंस तैयार होने लगते हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर के लिए आप हमको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ प्रोग्राम ला रहे हैं। अन्य जो हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं उन पर भी आप ध्यान दें, पढ़ें, वो बड़े काम के हैं। थैंक यू सो मच।